पहले दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष का जो विषय है आपका बाल अवस्था एवं बाल विकास चाइल्डहुड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इस पेपर के बारे में। इस पेपर में कैसे प्रश्न रहेंगे और कौन-कौन से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, उस तरह के सारे प्रश्न जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। पूर्णांक आपका 70 रहेगा, समय 3 घंटे का प्रथम वर्ष का जो पेपर होगा आपका, जो 2024 में कंडक्ट होने वाला है और ये परीक्षाएँ जो है आपके पूरे की पूरी परीक्षाएँ केवल मात्र जो है 2 महीने बाद होंगी क्योंकि अभी जो है इलेक्शंस जो हैं उनकी डेट अनाउंस हो चुकी है। आपके फॉर्म की डेट भी आगे बढ़ा दी गई है इसी वजह से क्योंकि इलेक्शंस जो हैं अभी कंडक्ट होने वाले हैं। आपका जो पहला चैप्टर रहेगा, इसमें 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा चैप्टर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर शारीरिक गायात्मक विकास, यहाँ से 13 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा चैप्टर भाषा, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। सामाजीकरण का संदर्भ इसमें से 15 नंबर और बचपन से 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। कुल मिला के ये 70 नंबर का पेपर होगा। 1 अंक के जो प्रश्न हैं, उनकी संख्या टोटल 5 रहेगी, ठीक है? जो कि बहुविकल्पीय संख्या होगी। आपकी बहुविकल्पीय प्रश्न 5 आएँगे। रिक्त स्थानों के प्रश्न जो है वो 5 पूछे जाएँगे और 1 वाक्य में जो उत्तर देने हैं वो भी संख्या 5 प्रश्नों की ही रहेगी। यानी कुल मिला के यहाँ पे 15 नंबर आपको देखने को मिलेंगे छोटे प्रश्न। उसके बाद जो 2 अंकीय प्रश्न हैं वो आपको 6 देखने को मिलेंगे। 3 अंकीय जो प्रश्न हैं वो 4 मिलेंगे आपको और 4 अंकीय प्रश्न जो है वो 4 मिलेंगे और 5 अंकीय प्रश्न जो है वो 3 मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के ये सारा प्रश्न का पैटर्न है और टोटल मिला के 20 प्रश्न होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि आपको जो है अगर नोट्स परचेज़ करना है तो नोट्स परचेज़ करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। फर्स्ट ईयर का नोट्स जो है 499 ऑल सब्जेक्ट उपलब्ध है। 2024 में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए। सेकंड ईयर नोट्स जो है 599 में उपलब्ध है ऑल सब्जेक्ट का। आप जो है जीपे या फ़ोन-पे कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है जीपे, फ़ोन-पे का और यही व्हाट्सएप नंबर भी है जो आप देख रहे हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स के लिए, ठीक है? जैसे ही आप पेमेंट करेंगे इमीडिएट जो है आपको आपके सब्जेक्ट्स का पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह का ये नोट्स मिलने वाला है आपको। यहाँ पे जो वीडियो आप देखने वाले हैं, इसी वीडियो का जो है नोट्स आपको प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले बात करें तो मानव विकास की अवस्थाएँ जो है कितनी होती हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मानव विकास की अवस्था जो है गर्भावस्था ये 280 दिनों की मानी जाती है। शैशवावस्था जो है ये 0 से 5 वर्ष की आयु को मानी जाती है। बाल्यावस्था जो मानी गई है 6 से 12 वर्ष की आयु मानी गई है। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष की आयु और प्रौढ़ावस्था जो है 19 से 60 वर्ष की आयु और वृद्धावस्था जो है 61 वर्ष से जो है ऊपर मानी गई है। ये मानव विकास की कुछ अवस्थाएँ हैं, तो आपको आपसे क्वेश्चन बनता है कि मानव विकास की अवस्थाएँ लिखिए, तो आपको ये सारी अवस्थाएँ लिखनी होंगी। अब रॉस ने जो अपने अनुसार दिया है विकास बाल विकास की जो अवस्थाएँ, उसको जो है 4 अवस्थाओं में उन्होंने जो है ची आपको दिया है। यानी कि रॉस के अनुसार जो है आपके बाल विकास की अवस्थाएँ जो है वो 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला जो है शिष्यावस्था होती है, जो कि 1 से 5 वर्ष मानी जाएगी और बाल्यावस्था जो है 5 से 12 वर्ष मानी जाएगी। किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था जो है 18 वर्ष से ऊपर है। तो ये ध्यान रखना है, मानव विकास की अवस्थाएँ ये है और रॉस के अनुसार बालक के विकास की अवस्थाएँ ये है। यहाँ पे दिया गया है एक छोटी चीज़, मानव को जो कुछ भी बनना होता है, वह जो है शुरू के 5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन जो है फ्रायड का है, तो ये इस तरह से पूछा जाएगा कि जो मानव को जो कुछ बनना होता है, वह शुरू के 5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसका है? तो आपको याद होना चाहिए कि ये कथन जो है फ्रायड का है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कैसा दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी का सिद्धांत दे देगा और उसके जनक का नाम पूछ लेगा, ठीक है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा समझाने का प्रयास करूँ, नैतिक विकास प्रणाली या नैतिक विकास का सिद्धांत जो है लॉरेंस कोहल वर्ग का है। तो कोहल वर्ग ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम है नैतिक विकास। इसी तरह से पूरा टेबल आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूछा गया है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो है सिमंड फ्रायड का है, यानी कि सीधा-सीधा फ्रायड का है ये। फ्रायड का जो है ये वाला विकास सिद्धांत है। भाषा विकास का सिद्धांत जो है चॉम्स्की का दिया हुआ है। इसी तरह से जो है संज्ञात्मक विकास का जो सिद्धांत है, ये दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा। मनोसामाजिक विकास की धारणा या जो सिद्धांत है वो इरक्सन की दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सारे टेबल में जो है आमने-सामने लिखे गए हैं। विकासवादी सिद्धांत जो है लैकमार्क का है। पूछा जाता है कि विकासवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन हैं? वंशानुगत सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो मेंडल हैं। मेंडल जॉर्ज मेंडल को आप जानते हो, 10वीं में आपने पढ़ा होगा। उद्दीपक एवं अनुक्रिया जो है ये थार्नाइट का है और साथ ही साथ जो है प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है ये भी थार्नाइट का ही है।
ठीक है? इसके बाद जो है क्रिया प्रसूत अनुसंधान अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये स्किनर का है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपसे बताया गया है प्रबलन सिद्धांत जो है ये क्लार्क का है। ठीक है? यहाँ पर सारे टेबल में जो आप देख रहे हैं आपको इस तरह का ये जो नोट्स जो देख रहे हैं ऐसा ही मिलेगा। सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है? तो ये सिद्धांत जो है ये कोहलर का है। इसके बगल में देखिए जिन जनक कौन है? कौन-सा सिद्धांत? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है बंडूरा का है, ये ध्यान रखना है आपको। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है वो थार्नाइट का है। साथ ही साथ प्रयोजनवादी विचारधारा जो है जॉन डीवी का है। आपसे क्वेश्चन इसी तरह का पूछेगा कि ये सिद्धांत किसका है? और यहाँ पे मैस्लो का जो है मानववादी उपागम का सिद्धांत है। ठीक है? मैस्लो ने दिया था। इसी तरह से सारे सिद्धांत आप देख सकते हो। और संबंध प्रतिक्रिया जो है पालोव का सिद्धांत है। इसी तरह से अधिगम के नियम जो है थार्नाइक का है। नेक्स्ट जो है इसमें आपसे बताया गया है निरर्थक शब्दों का प्रयोग का सिद्धांत जो है एविगहंस का है और साथ ही साथ टाट का सिद्धांत जो है मरे का है और शोर का सिद्धांत जो है रॉबर्ट वुडवर्थ का है। मनोविज्ञान मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी जो है ये सीमंड फ्राइड का है, यानी कि फ्राइड आप लिख सकते हो, फ्राइड याद रखना। और मांग सिद्धांत जो है अब्राहिम मैस्लो का है और इसी तरह से शारीरिक संरचना सिद्धांत जो है सेल्डन का है। तो ये सिद्धांत हैं और उनके जनक हैं जो कि आपको नोट्स में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक दृष्टि में हम चेक करते हैं यहाँ पर शेषावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। तो शेषावस्था में शारीरिक विकास जो है तीव्र होता है। ठीक है? आपसे क्वेश्चन बनेगा आप बताइए कि शेषावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से आपको लिखना है। ये सारे प्रश्न पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। जितना प्रश्न रहेगा जो आपके सामने प्रश्न रहेगा, जैसे 3 अंक की प्रश्न है तो कम से कम 3 अंक से ज़्यादा आपको जो है 3 जो है पॉइंटों से ज़्यादा लिखने हैं। 3 की जगह जो है इस तरह के छोटे-छोटे प्रश्न जो आपका रहेगा उसमें 3 से ज़्यादा आपको पॉइंट लिखने हैं। जैसे कि शारीरिक विकास जो है तीव्र गति से होता है शिष्यावस्था में, ये इसकी विशेषता है। मानसिक विकास भी जो है तीव्र गति से होता है। सामाजिक विकास जो है ये भी बीज रूप में होता है। ठीक है? संवेदात्मक विकास जो है तीव्र हो जाता है। नैतिक विकास जो है वो बीज रूप में होता है, ध्यान रखना है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता बढ़ जाती है। दोहराने की प्रवृत्ति जो है बढ़ती है, ठीक है? दिखाई देती है। आत्म प्रेम की भावना जो है उसके अंदर जागृत हो जाती है और पर निर्भरता यानी कि दूसरे पर निर्भरता जो है बढ़ जाती है शेष अवस्था में। कल्पना की सजीवता जो है वो कल्पना करने लगता है कि किस तरह का जो है वहाँ पर सामान है, क्या है वो, इस तरह की कल्पनाएँ करता है। इसी तरह से बहुत सारे इसके जो है विशेषताएँ हैं जिनको हम लिख सकते हैं। आगे जो आप विशेषताएँ देख रहे हैं, सारी विशेषताएँ इसमें से 8-10 विशेषताएँ लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको पूरे के पूरे नोट्स जो है इसी तरह से मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। विधि प्रणाली उसके प्रणेता कौन है? मॉन्टेसरी जो प्रणाली है ये मारिया मॉन्टेसरी की देन है। ठीक है? इसी तरह से जो आप प्रणाली देखोगे किंडरगार्टन पद्धति जो है ये फ्रावेल का देन है। इसके बाद जो आप नेक्स्ट देखोगे यहाँ पर बताया गया है प्रोजेक्ट प्रणाली जो है ये किलपैट्रिक का है। और आगे बढ़ोगे खेल विधि जो है ये जे.एन. मोर्नो का है। ठीक है? तो यहाँ पर जो है इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है, टेबल फॉर्म में दिया गया है। नोट्स ऐसे बनाए गए हैं ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। बुनियादी शिक्षा प्रणाली जो है महात्मा गांधी की देन है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कौन सी प्रणाली है और कौन उसके प्रणेता है या देन किसकी है ये। अब इसके बाद जो है तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो यहाँ पर कुछ आपसे हमेशा हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है आगमन और निगमन विधि पे। आगमन विधि और निगमन विधि पे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है हर साल। तो आगमन विधि का पूछेगा या निगमन विधि का पूछेगा या दोनों का पूछेगा या फिर दोनों में जो है आपसे अंतर भी पूछ सकता है। अब देखिए आगमन विधि क्या होती है? ये मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है? और निगमन जो है ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। ठीक है? आप जो है केवल यही पोर्शन लिख सकते हैं कि आगमन विधि क्या होती है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक विधि है उदाहरण से नियम की ओर जाती है और विशिष्ट से सामान्य की ओर और सूथल स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है? इस तरह से निगमन विधि जो है मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है और ये जो है नियम से उदाहरण की ओर, पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण दिखाया जाता है और ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है और फिर उसके बाद में सूक्ष्म से स्थूल की ओर, जस्ट अपोजिट हो जाता है। गुण की छोटी सी बात करें तो ये जो है स्थायी ज्ञान इससे मिलता है। हमारे को जो गुण मिलता है आगमन विधि से वो स्थायी होता है और छोटी क्लास होती जो है इसको उपयोग किया जा सकता है। ठीक है? और जो है यहाँ पर निगमन विधि की बात करें तो स्मरण शक्ति का विकास इससे होता है। ठीक है? और जो है इसमें कम समय में अधिक ज्ञान जो है अर्जित किया जा सकता है। दोष क्या हो सकते हैं? परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं। जो परिणाम मिलेंगे वो पूर्णतः सत्य नहीं मिलेंगे। सभी स्तर के बालकों हेतु ये नहीं होता है और गति जो है इस प्रणाली की या विधि की धीमी होती है। नेक्स्ट जो है इसका दोष अगर हम बात करें निगमन विधि की तो ये मानसिक शक्ति का विकास नहीं करती है। साथ ही साथ जो है यंत्रवत कार्य की जो है आदत डाल देती है। साथ ही साथ रटने की प्रवृत्ति का विकास कर देती है निगमन विधि। ठीक है? क्योंकि पहले थ्योरी दिखाई जाती है फिर उसके बाद उदाहरण दिया जाता है।
इसके बाद आइए बुद्धि की परिभाषाओं की बात करें तो बहुत सारे लेखकों की या बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनने बुद्धि की अलग-अलग परिभाषाएँ दी हैं। जैसे कि वुडवर्थ ने बोला है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किसका कथन है ये? वुडवर्थ का कथन है कि वुडवर्थ ने कहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। और बर्किंघम क्या कहते हैं? ये कहते हैं बुद्धि सीखने की योग्यता है। टरमन कहते हैं बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो क्वेश्चन कैसा बनता है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन है। तो वहाँ पे ऑप्शंस भी मिल सकता है, खाली स्थान भी दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है तो टरमन की है। इस तरह से प्रिंटर बोलते हैं बुद्धि का विकास जन्म से लेकर के किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है, ये कथन अलग है, प्रिंटर का है। थार्नाइट कहते हैं सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं का शक्ति ही बुद्धि है। और मैकडूगल क्या कहते हैं? बुद्धि अतीत के अनुभव के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने की योग्यता है। तो ये बुद्धि की परिभाषाएं जो है इस तरह की हैं और इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनेगा? पढ़ने की अक्षमता को क्या कहते हैं? तो उसका नाम होता है डिस्लेक्सिया। ठीक है, सीखने की अगर अक्षमता है, सीख नहीं पाता है कोई, तो उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। ठीक है, अधिगम के अक्षमता के प्रकार हैं ये, सीखने के जो सीखने में जो त्रुटि होती है उसके प्रकार हैं। लिखने की अक्षमता जो है उसको हम डिस्ग्राफिया या डिस्प्रेसिया भी कहते हैं। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया भी कहते हैं। और गणित की अक्षमता, जिसको गणित के नंबर समझ में नहीं आते हैं, उसको वर्बल डिस्कैल्कुलिया भी कहते हैं। सीधा सीधा आप बोल सकते हैं डिस्कैल्कुलिया भी कहते हैं। ठीक है, तो डिस्कैल्कुलिया वर्बल भी हो सकता है, ग्राफिकल भी हो सकता है। अगर आप कुल मिला के बोलो तो डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। बाकी इन प्रश्नों के और भी मैं बताऊंगा किस तरह के प्रश्न बनेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नोट्स ले लिए तो इस नोट्स को आप यहाँ से वीडियो से पढ़ना चाहें वीडियो से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप वीडियो से पढ़ने में असक्षम हैं, आपको ये नोट्स चाहिए, तो मैंने आपको अभी बताया था कैसे नोट्स आपको लेने हैं। अब यहाँ पे जो है विशेषताएं मैंने बताई थी कि यहाँ पे शिष्यावस्था की विशेषताएं अभी अभी हमने ऊपर देखी थी। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। तो बाल्यावस्था में जो है शारीरिक विकास में स्थिरता हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है जिज्ञासा की प्रबलता। नेक्स्ट जो है आप बता सकते हैं वास्तविक जगत में प्रवेश करने लगता है, उसको समझ में आने लगता है हर चीज़। रचनात्मक कार्यों में आनंद आता है, क्रिएटिव कार्य जो करता है उसमें आनंद आता है, उसको मज़ा आता है। सामाजिक गुणों को जो है विकसित करने लगता है वो, समाज में जो भी है लोगों को देख करके सीखने लगता है। और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, अलग अलग व्यक्तित्व का विकास होता है। साथ ही साथ संग्रह करने की प्रवृत्ति यानी इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, मतलब किसी बिना उद्देश्य के जो है कहीं भी घूमने की उसकी आदत हो जाती है। काम प्रवृत्ति में जो है शुष्कता हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा काम प्रवृत्ति जो है उसकी ढीली हो जाती है। तो इस तरह के जो है आप देख सकते हैं बाल्यावस्था एक की विशेषताएं क्या होती हैं। इसी तरह से आपको जो है नोट्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो है अधिगमकर्ता पर जो है वातावरण का प्रभाव कैसा होता है। और वहीं हम अधिगमकर्ता का मतलब है बालक। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है अधिगमकर्ता क्या है? अधिगमकर्ता अर्थात जो है ये बालक की बात हो रही है कि बालक पर जो है वातावरण का कैसा प्रभाव पड़ता है और बालक पर जो है वंशाक्रम का प्रभाव कैसा होता है। तो यहाँ पर जो है शारीरिक बुद्धि एवं विकास होती है। जो वातावरण का प्रभाव जो है ये क्या कहता है कि अधिगम करता है, यानी बालक पर जो है वातावरण का प्रभाव अगर हम लिखें तो शारीरिक बुद्धि एवं विकास होता है। साथ ही साथ जो है मानसिक विकास होता है। प्रजाति की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, बौद्धिक योग्यताओं पर प्रभाव पड़ता है, व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, अनाथ बालकों पर प्रभाव पड़ता है, जुड़वा बालकों पर प्रभाव पड़ता है, बालक पर बहुमुखी प्रभाव पड़ते हैं। इसी तरह से वंशाक्रम की बात करें तो मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है जो वंश से चलता रहे। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है, जो शरीर के अंदर हमारे लक्षण होते हैं वो वंश से आते हैं। प्रजाति की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, व्यावसायिक योग्यताओं पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है, चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, महानता पर प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, शारीरिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है वंशाक्रम के अनुसार। अब जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास के बारे में क्या कहा है उसको थोड़ा सा देखते हैं। जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, याद रखना कि जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन बनेगा तो आंसर आ रहा है स्विट्जरलैंड। जिन्होंने बाल विकास में अधिगम एवं शिक्षक की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण बताई है। उन्होंने जो है बच्चों के संज्ञात्मक विकास के विषय में व्याख्या की और इसे 4 भागों में बाँटा जो कि निम्न है, जिसमें पहला है संवेदी पेशी अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। ठीक है, जिसको माना गया है जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट जो है संवेदी अंग, इसमें क्या होता है जैसे कि संवेदी अंग जो होते हैं हाथ, आँख आदि का अधिक प्रयोग जो है बच्चा करने लगता है संवेदी पेशी अवस्था में। किसका उपयोग करता है? हाथ का, आँख का आदि का अधिक प्रयोग करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या काल बोल सकते हो, तो यहाँ पर जो है ये 2 से 7 वर्ष की रहेगी। इसी तरह से तीसरा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये जो है 7 से 12 वर्ष रहेगी। और चौथी जो अवस्था इन्होंने बताई है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये जो है आपका
आगे जो बचता है आपका 13 से 12 के बाद में 13 से जो है आगे तक 18 तक मान सकते हो आप इसको, या फिर आगे भी आप बता सकते हो। बाकी मैंने इसका डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको घबराने के, इसमें केवल बताया गया है अमूर्त विचारों एवं तार्किक चिंतन की अवधारणा स्पष्ट होने लगती है इसमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। आगे बढ़ते हैं। मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है? तो मैकडूगल के अनुसार संवेगों की बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि यहाँ पर दी गई हैं, तो आपको ध्यान रखनी है कि टोटल 14 है संवेगों की संख्या, ठीक है, जिसमें भय, घृणा, क्रोध, वात्सल्य, करुणा और दुख, आश्चर्य, भूख, आत्माभिमान, ठीक है, जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा, और आत्माभिमान एक नेगेटिव भी आता है, तो दोनों ही होती हैं। कामुकता, एकाकीपन, ठीक है, साथ ही साथ कृतिभाव और आधिकारिक भावना और अमोद, ये सारे के सारे इसमें आते हैं मैकडूगल के अनुसार, ठीक है। संवेगों की संख्या है ये। आगे बढ़ते हैं। अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है? अभिवृद्धि यानी कि वृद्धि, और विकास में अंतर क्या होता है? तो अभिवृद्धि बोले या वृद्धि बोले एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर आपको चौंकना नहीं है कि अभिवृद्धि पढ़ा नहीं था यार, वृद्धि पूछ लिया, तो ये आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे देखो, वृद्धि से अर्थ शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों से होता है। वृद्धि से, ठीक है, वृद्धि क्या होती है? शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तन। विकास क्या होता है? विकास से अर्थ जो है शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से, यानी कि सभी का विकास होता है इसमें। इसको भी मैंने और डिटेल समझाया हुआ है, यहाँ पे मैं शॉर्ट्स में बता रहा हूँ आपको। मनुष्य के कद, भार और शरीर आदि में आय परिवर्तन के लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। विकास शब्द जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व में आय संपूर्ण परिवर्तन के लिए जो है उपयोग किया जाता है। वृद्धि विकास के अवयव में से एक है। विकास में जो है वृद्धि आती है। विकास एक विशाल तथा संकीर्ण शब्द है, इसमें वृद्धि निहित होती है, ठीक है। इसी तरह से और भी है, आप देख सकते हो, वृद्धि का संबंध शरीर तथा मानसिक परिपक्वता से होती है। शरीर और मानसिक परिपक्वता जो है वृद्धि में आती है, इसकी परिपक्वता होती है इसमें। विकास वातावरण से संबंधित होता है। इसी तरह से और भी आप लिखना चाहें तो बहुत सारे दिए गए हैं जो कि आप टेबल में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, क्या रहेगा आपको ये नोट्स में, क्या मिलने वाला है, क्या चीज़ मैं बताने वाला हूँ, इसको समझ लीजिए। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछता है। तो शारीरिक विकास को जो है वंशाक्रम, वातावरण, पौष्टिक भोजन और नियमित दिनचर्या, निद्रा एवं विश्राम, प्रेम, सुरक्षा और खेल एवं व्यायाम जो है, ये सारे कारक प्रभावित करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन दिया गया है, आप देख सकते हैं, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाएं जो है वो कौन कौन सी होती है? तो मनोसामाजिक की विभिन्न अवस्थाएं जो है, पहला होता है जिसमें हम बोलते हैं विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है, पहली आपकी जो है सिद्धांत है, इस सिद्धांत की अवस्था है। दूसरा है स्वायत्ता बनाम शर्म, ठीक है, इनकी सभी डिटेल दे रखी है। इसका अनुभव जो जीवन के प्रथम वर्ष में किया जाता है। और स्वायत्ता बनाम शर्म की बात होती है, यह स्थिति देर की शैशवावस्था और बाल्यावस्था, यानी कि 1 से 3 वर्ष के बीच जो है की होती है, जिस समय बच्चे जो है आज़ादी चाहते हैं, साथ ही साथ जो है शर्म भी करते हैं, कपड़े पहनते हैं तो किसी के सामने नहीं पहनते, तो इस तरह का जो है अवस्था देखने को मिलती है। पहल बनाम अपराध बोध, ठीक है, तो ये चरण जो है पाठशाला जाने के प्रारंभिक वर्ष के बीच जो है 3 से 5 वर्ष की होती है। तो ये सारे के सारे जो है आपके विभिन्न अवस्थाएं हैं जो मनोसामाजिक सिद्धांत की है। यहाँ पर परिचय बनाम हीन भावना, इसके बाद पहचान बनाम पहचान क्रांति, आत्मीयता बनाम आत्मभाव, और जन्नात्मकता बनाम स्थिरता, साथ ही साथ संपूर्णता बनाम निराशा। अब यहाँ पर जो है आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। मैकडूगल ने जो है चूहे पर प्रयोग किया था, और पावलाव ने जो है कुत्तों पर प्रयोग किया था। स्किनर ने चूहों और कबूतर दोनों पे किया हुआ है। थार्डनाइट जो है उसने बिल्ली पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन बनता है कि मैकडूगल ने अपना प्रयोग किस पे किया था, या पावलाव ने अपना प्रयोग किस पे किया था, या पूछा जाता है स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया था, या पूछा जाएगा आपसे थार्डनाइट ने अपना प्रयोग किस पे किया था, या पूछा जाएगा कोहलर ने अपना प्रयोग किस पे किया था। तो कोहलर ने जो है बंदर पे किया था, मुर्गी पे किया हुआ है, और चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया है अनुभवों का, ठीक है। और अनुवांशिक सिद्धांत के जनक जो है ग्रेगर मेंडल थे, जबकि विकासवाद सिद्धांत जो है ये लेकमार्क था, लेकमार्क का था, ठीक है ना। ये नोट्स जो है मैंने थोड़ा छोटा कर रखा है, बड़ा करूंगा तो ये पूरा जो है आपको ज़्यादा नहीं दिखाई भी देगा। अगर हम चाहें तो इसको अगर हम छोटा बड़ा करें तो इस तरह से जो है ये हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर आपको जो है ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन दिखाई देगा, इसीलिए थोड़ा सा छोटा किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं।
बालक पर वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है, किस तरह का प्रभाव पड़ता है वातावरण का, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है और बड़े क्वेश्चनों में आता है ये पूछा हुआ कि भाई बालक पर वातावरण का प्रभाव जो है उसको समझाइए या लिखिए। इस तरह से आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जो यहाँ पे नोट्स मिल रहे हैं ना, इसमें आपको आंसर्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन भी जो पूछे जाएंगे वही मिल रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स इसी तरह से आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा मैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बालक पर वातावरण के प्रभाव जो है वो कौन कौन से इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रभाव आप देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आप सारे प्रभाव लिखें, याद रखिएगा आप जब क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो है क्वेश्चन मार्क के हिसाब से जो है आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। अगर केवल प्रभाव पूछता है और वो 2 नंबर का पूछता है तो केवल आपको नाम लिख देने प्रभावों के, ठीक है। 3 नंबर का पूछता है तो आप जो है 3 4 5 प्रभावों को जो है थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दोगे जैसे यहाँ पे किया गया है। और अगर 5 अंकीय प्रश्न आता है या 4 अंकीय प्रश्न आता है तो थोड़ा सा जो है आपको डिटेल में जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है इस तरह से आपको लिखना होगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सामाजिक विकास की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं आपको बताना है। तो सामाजिक विकास की विशेषताएं जो है कौन कौन सी होती हैं, सारे पॉइंट वाइज मैंने दिए हुए हैं। पहला पॉइंट आप देख सकते हो, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, सारे पॉइंटों के माध्यम से जो यहाँ पे समझाया हुआ है कि सामाजिक विकास की क्या क्या विशेषताएं होती है। इसमें जो है सामाजिक विकास के साथ साथ बालक में जो है प्रतिरोध और नकारात्मक व्यवहार उत्पन्न होने लगता है। सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं क्योंकि समाज के लोगों से, भिन्न भिन्न लोगों से जो है मिलता है, ठीक है। सामाजिक प्रतिक्रियाएं ही सामाजिक विकास का जो है प्रारंभिक चरण होती है। समाज की जो प्रतिक्रिया है, आसपास का जो माहौल प्रतिक्रिया करता है वही सामाजिक विकास उत्पन्न करता है, ठीक है। उसी का प्रारंभिक परिणाम जो है हमारे को देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये आंसर है, आप समझ चुके होंगे अब मैंने क्या समझा है। आगे बढ़ते हैं और कुछ समझाता हूं मैं आपको। अब यहाँ पर जो है पियाजे द्वारा वर्णित क्रियात्मक अवस्थाएं एवं उसकी विशेषताएं क्या हैं, तो यहाँ पर मैंने देखो दिया संवेदी पेशी अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होता है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष और उससे ऊपर होता है। इसमें विचार क्या है कि संवेदी पेशीय विचार आता है, साथ ही जो विचार की जरूरत नहीं पूछता है, कभी भी नहीं पूछता है, विशेषताएं जरूर पूछता है। तो विशेषताएं मैंने साइड में यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद जो है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो हैं ये तो हमने देख लिया। अब आते हैं हम, ये 2 बार हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी इशू नहीं है इसमें। अब जो है कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है उसके बारे में कभी पूछता है तो कोहलबर्ग का सिद्धांत जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बढ़िए और बताता हूँ मैं आपको। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो इस तरह का स्वरूप होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको सारे सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका पूछा जाता है, क्वेश्चन बड़ा बनता है ये। तो क्या होगी शिक्षक की भूमिका, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज जो है शिक्षक की भूमिका बताई गई है कि शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षक का काम केवल पुस्तक की शिक्षा तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उसका काम जो है बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। तो इस तरह से आप बताया कि बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है उसमें क्या क्या भूमिका होती है। चाइल्ड सेंटर जो है आपका एजुकेशन होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें से आप जो है जितने पॉइंट्स अपने तरफ से आसानी से याद करेंगे उनको याद करना है। इसके बाद जो है बुद्धि की विशेषताएं बात करें तो बुद्धि क्या होती है, बुद्धि की परिभाषाएं पूछा जाता है, बुद्धि के प्रकार पूछे जाते हैं, और बुद्धि में आईक्यू लेवल भी पूछा जाता है, बुद्धि लब्धि जिसको बोलते हैं। तो बुद्धि की विशेषताएं कुछ यहाँ पर हैं जो कि मैंने यहाँ पे दे रखा है। और बुद्धि के प्रकार पूछेगा आपसे तो अमूर्त बुद्धि हो जाएगा, मूर्त बुद्धि हो जाएगा, सामाजिक बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका बुद्धि के प्रकार हो गए। अब बुद्धि लब्धि यानी कि आई को निकालने का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे जो है बुद्धि लब्धि को हम बोलते हैं मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु लिखिए या फिर शारीरिक आयु लिखिए। मानसिक ऊपर आएगा, उसके नीचे जो है वास्तविक आएगा या फिर शारीरिक आएगा, गुणा में 100 हो जाएगा, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र बन जाता है। इसको इंग्लिश में इंटेलिजेंस क्वोशेंट कहते हैं, जिसमें हम बोलते हैं पहला जो है मेंटल एज बटे में जो है क्रोनोलॉजिकल और रियल एज इंटू 100 होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है उदाहरण भी दिया गया है कि मानसिक आयु किसी की 10 वर्ष है और जीवन या वास्तविक आयु जो है 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि जो है 125 हो जाएगी। निकाल के भी देख सकते हो आप। यहाँ पर देखो इसने बोला है कि मानसिक आयु कितनी है, 10 वर्ष है, तो मानसिक आयु जो है ऊपर लिखनी है। तो मानसिक आयु हमने लिखा 10 बटे लिख दीजिए इसने रियल एज जो है यहाँ पर दे रखा है, वास्तविक आयु जो है 8 वर्ष है, बटे 8 कर दीजिए, इंटू में 100 कर दीजिए। इस ये हो गया आपका। अब इससे देख लीजिए क्या होगा आपका। पहले 5 के टेबल से आप काट दीजिए तो ये कट जाएगा, अरे 2 के टेबल से 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, और 4 से ये 100 कट जाएगा 25 बार में। तो 25 गुणा में अब बचा क्या, 25 गुणा 5 बचा है, तो 25 गुणा 5 कितना होता है, 125 होगा। तो यहाँ पे देखो आंसर लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगला जो कैसा
प्रश्न बनता है आपका। हाँ, अगला प्रश्न जो बनेगा आपका, तो पूछता है कि भैया 110 से 120 की बुद्धि लब्धि का प्रकार क्या होता है, या 110 से 120 बुद्धि लब्धि अगर किसी बालक की होगी तो वो बालक कैसा होगा। तो यहाँ पे देखिए 140 से अधिक अगर है किसी की बुद्धि लब्धि तो प्रतिभाशाली बोला जाता है, जिसको जीनियस बोलते हैं। 120 से 140 के बीच है तो उसको जो है वेरी सुपीरियर बोला जाता है, प्रखर बुद्धि होती है उसकी। 110 से 120 है तो उत्कृष्ट बुद्धि जो है मानी जाएगी, और 90 से 110 है तो सामान्य बुद्धि रहेगी, और 80 से 90 है तो मंद बुद्धि रहेगा। इसी तरह से कभी कभी पूछता है मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो हम बोलेंगे 80 से 90 के बीच होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। मूर्ख की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो हम जो है बोलेंगे 25 से 50 के बीच होती है। तो ये सारी बुद्धि लब्धि हैं, उसके प्रकार दिए गए हैं। इसके बाद आइए, व्यक्ति तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत जो है हम बता सकते हैं व्यक्तिगत परीक्षण में क्या लेंगे, साथ ही साथ सामूहिक परीक्षण में क्या आमने सामने जो है इसमें अंतर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर डिफरेंसेस लिखा गया है। आगे देखिए, इसके बाद जो है आपसे पूछा जाए कि शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण में अंतर बताइए। तो ये रहा शाब्दिक परीक्षण में और अशाब्दिक परीक्षण में अंतर, टेबुलर फॉर्म में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा का पूरा टेबल में बताया गया है। ये आपका इस तरह से अंतर है। ऊपर का भी अंतर की बात करूँ तो ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब आइए, चिंतन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कई बार। चिंतन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं जो हैं, कभी कभी आपको चिंतन की परिभाषा दे देगा और पूछेगा ये परिभाषा किसकी है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है, तो यह कथन रॉस का है, इस तरह से पूछेगा। ठीक है, या चिंतन का कोई एक परिभाषा दीजिए, इस तरह से पूछ लेगा आपसे। वैलेंटाइन ने क्या कहा है, रायबर्न ने क्या है चिंतन के बारे में, तो ये तीन चार परिभाषाएं जो है इनको आपको ध्यान रखनी है। चिंतन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो चिंतन की विशेषताएं मानी जाती हैं। चिंतन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष चिंतन, ठीक है, और सॉरी, प्रत्याक्ष प्रत्याक्ष प्रत्याक्षात्मक चिंतन। सर्दी जुकाम से आवाज भी सही नहीं आ रही। और प्रत्यात्मक चिंतन जो है ये हो गया आपका, और बिंबात्मक चिंतन है ये हो गया आपका, तार्किक चिंतन ये हो गया। तो ये चार तरह के जो है आप चिंतन है। इसके बाद आइए नेक्स्ट, चिंतन के विकास के उपाय क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो उस विकास के उपाय हैं, किसके शब्दों में कौन सा स्पष्ट पूछ सकता है आपसे, ये ध्यान रखना है। व्यक्तिक भिन्नताएं की विशेषताएं क्या होती हैं, ये आपको बतानी है। ठीक है, इसके बाद जो है आपसे पूछा जाता है कि बालकों में जो है अभिरुचि या रुचि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो प्रारंभिक विद्यालय के अनुभव जो है वो बताता है, या विद्यालय जो है रुचि को प्रभावित करता है। भाई बहनों की मनोवृत्ति है, शिक्षक छात्र का संबंध जो है प्रभावित करता है, संगी साथी की मनोवृत्ति जो है ये भी प्रभावित करती है। मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होते हैं, तो आपसे पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन बनता है मूल्यांकन के। ये बहुत सारे उद्देश्य हैं, जो एवोल्यूशन के उद्देश्य पूछे जाते हैं आपसे। समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में समावेशी शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है, ये पूछ लेता है आपसे। निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे एवं उसकी शिक्षा के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों एवं उसकी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा तो वीडियो बनेगी 5 घंटे की कम से कम, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा जितना आप नहीं पढ़ पाओगे। शिक्षा नीति में लेकिन दिखाऊंगा आपको सब कुछ। शिक्षा नीति 2006 के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कुछ विशेष तथ्य, यानी कि आपसे बोलेगा शिक्षा नीति 2006 के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के बारे में समझाइए, तो आपको जो है ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को समझाइए, तो आपको जो है ये लिखना पड़ेगा। पिछले पिछड़े बालकों के लक्षण क्या होते हैं पूछ लेता है आपसे, तो ये सारे लक्षण जो है आप इसमें बता सकते हैं पिछड़े बालकों में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पूछा गया आपसे बालकों के पिछड़ेपन के क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। तो शारीरिक दोष है, और निम्न बौद्धिक क्षमता है, वातावरण का प्रभाव है, इस तरह से सामान्य से कम शारीरिक विकास है, परिवार की निर्धनता हो सकती है, माता पिता की जो है अशिक्षा हो सकती है, स्वभाव संबंधी दोष हो सकता है। ये सारी चीजें इसमें लिखनी पड़ती हैं। आगे जो है पिछड़े बालकों की क्या समस्याएं होती हैं ये पूछता है आपसे। ठीक है, और कभी कभी पूछता है पिछड़े या मंदता पिछड़ापन या मंदता के निवारण के उपाय समझाइए या सुझाइए। तो यहाँ पर जो है आप बता सकते हैं, ये सारे सारे सुझाव जो है यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है,
विकलांग बालकों का वर्गीकरण आपसे पूछ लेता है, तो किस तरह के विकलांग बालक होते हैं, दृष्टि दोष जो होते हैं वो अलग होते हैं बालक, ठीक है, वाक विकलांग जो है बालक वो अलग होते हैं, श्रवण वाले विकलांग अलग होते हैं। इस तरह से आप बता सकते हैं। विकलांग बालकों की विशेषताएं आपको बतानी है, पूछा जाता है विकलांग बालकों की विशेषताएं बताइए, विकलांग बालकों की समस्याएं बताइए, तो इस तरह से आपको जो है बताना होता है। आगे बढ़िए। विकलांग बालकों की शिक्षा के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको जो है यहाँ पर इसका स्वरूप इस तरह का रहेगा, इस तरह से आप बता सकते हो। साथ ही साथ कभी कभी पूछता है दृष्टिहीन या अंतर्दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा के उपाय सुझाइए, तो ये जो है आप बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक जो है उनके बारे में पूछता है कई बार, और उनकी डेफिनेशन में पूछता है, तो ये रहा, आप देख सकते हैं। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक के लक्षण क्या हो सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालकों के लक्षण लिखिए, ठीक है। या फिर उसके लक्षण जो है आप 2 लक्षण बताइए, 4 लक्षण बताइए, ये भी पूछता है आपसे। आगे देखते जाइए आप। मंद बुद्धि बालकों की क्या समस्याएं होती हैं वो बताना है, तो मंद बुद्धि बालकों की जो समस्याएं हैं वो यहाँ पे उजागर किया गया है, आप देख सकते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, प्रतिभाशाली बालकों की शैक्षिक व्यवस्था कैसी होती है, ठीक है। तो ये आपको बताना होता है, तो इनके लिए जो है अलग से जो है विशेष सुविधाएं देनी पड़ती है, ठीक है ना। ये देखो आप, इस तरह से आप सब कुछ इसमें लिख दोगे, सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता किसे कहते हैं आपको बताना है, जिसका अर्थ और परिभाषाएं लोगों ने अलग अलग दी हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की यहाँ दृष्टि से है। फिर पूछता है आपसे जो क्रिएटिविटी होती है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। हमेशा जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वही मैं आपको दे रहा हूँ, उस आंसर्स भी दे रहा हूँ। थार्डनाइट ने सीखने के नियम जो है उसकी बात करते हैं, तो थार्डनाइट के सीखने के नियम जो है उसमें आपका मुख्य नियम और गौण नियम दो होते हैं, जिसमें प्राइमरी लॉ होता है और लॉ ऑफ प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ होता है। प्राइमरी में आपके 3 नियम आते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस होता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज होता है और लॉ ऑफ इफेक्ट होता है, जिसे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम कहा जाता है। इन तीनों के बारे में जो है आपसे पूछा जाता है कि इसको थार्डनाइट के मुख्य और गौण नियम कौन कौन से हैं, ये पूछ ले तो केवल नाम लिखने हैं। थार्डनाइट के जो है आपसे पूछ ले कि सीखने के नियम को विस्तार से समझाइए, बड़ा क्वेश्चन बनेगा, तो आपको जो है इसका पूरा देना पड़ेगा, जैसे कि तत्परता का नियम क्या कहता है, अभ्यास का नियम क्या कहता है और प्रभाव का नियम क्या कहता है। दूसरा जो है गौण नियम, जिसको सेकेंडरी नियम कहा जाता है, इसमें 5 नियम आते हैं। बहु प्रतिक्रिया का नियम होता है, मानसिक स्थिति का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, साथ ही साथ जो है सचर्य स्थानांतरण का नियम है और समानता का नियम है। थार्नाइट के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व क्या है, ये आपको समझाने के लिए बोलता है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं थार्नाइट के सिद्धांत जो है शिक्षा में क्या महत्व रखते हैं और शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। टीचिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपसे पूछा जाए, तो आप जो है इन पॉइंटों के माध्यम से समझा सकते हैं। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन बनता है वो किस तरह का बनेगा, ब्रूनर का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत कैसा है। तो सारे चैप्टर से जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं और सारे चैप्टर्स से जो क्वेश्चंस बनते हैं आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं पर ये क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बड़े सावधानी से इस नोट्स को पढ़ना है आपको। ब्रूनर का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत जो है उसके बारे में बताया गया है। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें 3 जो है इन्होंने 3 तरीकों से जो है शिशुओं के मानसिक अनुभूति को जो है दर्शाया है, संक्रियता और दृश्य प्रतिभा विधि और सांकेतिक विधि, ठीक है। नेक्स्ट जो है संवेग यानी इमोशंस क्या होते हैं, इसमें संवेग को परिभाषित कीजिए। संवेग की अलग अलग जो है विचारधाराएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं, जिनकी परिभाषाएं आपके सामने हैं। तो कोई परिभाषा देकर पूछ सकता है कि ये परिभाषा किसकी देन है, संवेग की ये परिभाषा किसने दी। और संवेग के बारे में पूछेगा तो संवेग जो है ये क्या है, इमोशन शब्द का जो है हिंदी शब्द है, लैटिन भाषा के इम वेयर इमोवेयर से लिया गया है, ठीक है। ये ऐसे भी आ सकता है संवेग जो है किस भाषा से जो है लिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संवेग की क्या क्या विशेषताएं होती है ये पूछता है, संवेग के प्रकार आपसे पूछ लेता है कई बार, ठीक है। संवेग का जो है कई प्रकार होते हैं, यहाँ पर जो है ये आप बता सकते हो। इसके बाद जो है बालक के संवेग को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं वो पूछ लेता है, कौन से जो है फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो व्यक्तित्व है, सामाजिक वातावरण है, पारिवारिक वातावरण है, शारीरिक स्वास्थ्य है, आत्मविश्वास है, सामाजिक आर्थिक स्तर है, परिवार का आकार है, लिंग है, साथ ही साथ बालक और अभिभावक संबंध है और थकान और भूख है। ये सारे के सारे जो है उसके संवेग को प्रभावित करते हैं। संवेग में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो संवेग में ये सारे के सारे चीज़ें होती हैं, जिसमें उसका भय है, क्रोध है, आश्चर्य है, आत्मविमान है, दुख है, वात्सल्य है, कामुकता है, एकाकीपन है, अमोद है, कृतभाव है, भूख है, आत्महीनता है, अधिकार भावना है, घृणा है, ये सारी चीज़ें हैं। आगे आ जाइए। संवेगों का शिक्षा में क्या महत्व है, ये आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, तो आपको जो है कुछ इस तरह के आंसर्स देने होंगे।
प्रेरणा शब्द के मनोवैज्ञानिक अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए जो है कुछ परिभाषाएँ दी गई हैं। प्रेरणा पूछता है कि डिफ़ाइन करना है आपको प्रेरणा को, तो कैसे करोगे? तो कुछ परिभाषाएँ जो यहाँ पे दी गई हैं, इन परिभाषाओं को एक बार ज़रूर पढ़ना कि प्रेरणा क्या होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणाओं के प्रकार पूछ ले, तो सकारात्मक प्रेरणा जिसको आंतरिक प्रेरणा कहते हैं, नकारात्मक प्रेरणा जो बाह्य प्रेरणा होती है, ठीक है? इसी तरह से प्रेरणा की विधियाँ जो है आप बता सकते हो प्रेरणा कैसे-कैसे हम देते हैं, तो पुरस्कार और दंड के माध्यम से, प्रशंसा प्रशंसा और निंदा के माध्यम से, सफलता और असफलता के माध्यम से जो प्रेरणाएँ मिलती हैं। प्रतियोगी प्रतियोगिता और सहयोग के माध्यम से, कक्षा का वातावरण वरण के माध्यम से और आकांक्षा इसके स्तर के प्रगति का ज्ञान पर, नवीनता, रुचि और आवश्यकता का ज्ञान पर जो है प्रेरणा की ये विधियाँ हैं। इसके बाद आइए सीखने की विशेषताएँ जो है आपसे पूछा जाए तो आप जो है बता सकते हैं कि लर्निंग यानी कि सीखने की जो विशेषताएँ हैं वो क्या होती हैं? आइए नेक्स्ट जो है आपका, इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो ये कथन जो है हॉरलॉक ने कहा था। बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, कैसी होती है? बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा किस तरह पे होती है? तो सिर से पेट तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। ध्यान रखना बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है? आपसे पूछा जाता है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? तो वो थे किलपैट्रिक, ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है, तो कब पाई जाती है? 13 से 19 वर्ष के बीच के। आत्मगौरव, आत्मसम्मान जिसको बोलते हैं। इस आयु के बालक में समय, दिन, दिनांक और क्षेत्रफल संबंधी अवबोध का विकास हो जाता है, तो 9 वर्ष का जो बच्चा है, वो समय को, दिन को, दिनांक को, क्षेत्रफल को जो है थोड़ा बहुत समझने लग जाता है। उत्तर बाल्यकाल का समय जो है 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का संपूर्ण विकास जो है लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, वह जो है 14 वर्ष है। उस आयु में जो है संपूर्ण विकास माना जाता है। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन-सा है? तो वो वातावरण है। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो वो जीन पियाजे हैं। बालक के स्थायी दाँतों की संख्या जो है 20 होती है। जन्म के समय बालक का भार जो है 6 से 8 पाउंड लगभग माना जाता है। बालक ज़मीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? तो वो जब अपनी पसंद की वस्तु उठाता है, तो इसका मतलब उस बालक की आयु जो है 8 से 9 महीने की हो चुकी है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार जो है 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, कौन से वर्ष तक? 5 वर्ष तक। किस घटना की ओर बालक जो है सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो प्रकाश, जहाँ पे भी उसको चमक दिखाई देगी ना सबसे ज़्यादा उसकी तरफ जो है बालक आकर्षित होगा। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब की गई थी? तो 1930 में की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो बाल्य अवस्था में बालिकाओं की लंबाई जो है अधिक होती है। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं, तो 270 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है, बीजावस्था कहा जाता है, तो 0 से 2 सप्ताह जो है बीजावस्था होती है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो 3 माह में जो है प्रारंभ कर देता है पहचानना वो। ट्रेवर के अनुसार विस्मृति का अर्थ जो है, वो है पूर्व अनुभव का स्मरण करने पर असफलता। विस्मृति मतलब भूलना, यानी कि पहले जो कुछ स्मरण किया है, उसको अब स्मरण नहीं कर पा रहा है, तो वही विस्मृति का अर्थ है ड्रेवर के अनुसार। विस्मृति का प्रमुख कारण जो है वो कौन-सा होता है? तो संवेदनात्मक अस्थिरता होता है, मानसिक आघात हो सकता है, मंदबुद्धि का होना हो सकता है। नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 से। विद्यालय में गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत जो है कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई थी? तो 25% सीटें आरक्षित की गई थी। आगे पूछा गया है, मूल्यांकन का क्षेत्र जो है वो क्या होता है? सीमित होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र जो है आप मूल्यांकन सीमित में ही कर सकते हैं क्षेत्र में। मूल्यांकन को मापने की विधि जो है वो परिणात्मक विधि और गुणात्मक विधि होती है। मूल्यांकक मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस कथन को कहा है तो कोठारी आयोग का ये कथन है। अगला जो आपका कथन है, करिकुलम की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो क्यूरे शब्द से हुई है, ध्यान रखना है। इसके बाद जो है पाठ्यक्रम का अर्थ केवल शास्त्रीय विषय से नहीं जिसको विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाया जाता है, बल्कि उसमें अनुभव की संपूर्णता निहित है जिसको बालक जो है बहुत प्रकार की क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है। यह कथन किस आयोग का है? तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखना, ये पूछा गया है।
अभी अभी हमने पढ़ा था कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे दिया गया एक बालक की जो है मानसिक आयु, मेंटल एज जो है वो दे रखी है 12 वर्ष है। उसकी शारीरिक आयु या रियल आयु जो है वो दे रखा है उसने 16 वर्ष। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? उसकी बुद्धि बुद्धि लब्धि जो है 75 हो जाएगी। निकालने का तरीका मैंने अभी बताया था, मानसिक आयु बटे में शारीरिक आयु। मानसिक आयु जो है आपको 12 वर्ष है तो 12 लिख देंगे, बटे में शारीरिक आयु 16 वर्ष है, बटे में 16 लिख देंगे, गुणा में 100 करेंगे, काट पीट करोगे तो 75 आएगा। बुद्धि और ज्ञान का अंतर जो है वो है क्या है? तो बुद्धि जन्मजात होती है और ज्ञान जो है अर्जित होती है। ठीक है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर पूछ ले तो बुद्धि जन्मजात होती है और ज्ञान अर्जित होती है, अर्जित करना पड़ता है ज्ञान को। एक बालक खिलौनों को तोड़कर पुनः जोड़ने का प्रयास करता है, यह कार्य किस बुद्धि से संबंधित है? तो ये मूर्त बुद्धि से संबंधित है। बुद्धि लक्ष्य है और ज्ञान की सीमा तक पहुंचने का केवल एक साधना है, यह कथन किसका है? तो ये रॉस का है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो थार्नाइक है। 25 से 46 बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो मूर्ख बालक होते हैं। अभी बताया था मैंने आपको, 25 से 50 के बीच जो आते हैं बच्चे वो मूर्ख बालक होते हैं। अति प्रतिभावान बालकों का बुद्धि लब्धि माना जाता है। तो अभी अभी हमने बोला था मतलब सुपीरियर जो बुद्धि होती है वो 140 से 170 के मध्य होती है। सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा थार्नाइट की है। बालक को दाएं बाएं का ज्ञान कब हो जाता है? तो 6 वर्ष की आयु में उसको ज्ञान ये हो जाता है। अभी से अगर पढ़ना शुरू करोगे तो जाके आप जो है सफलता प्राप्त करोगे। बहुत ही जो जब क्वेश्चन पेपर आता है तो हाव भाव सारे उखड़ जाते हैं, ये याद रखना। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, एक बार जो है सारे आपके जो नोट्स हैं उनको क्लियर कर लो। फिर जो है आपके पास बहुत समय बचेगा रिवीजन के लिए। जब आप 2 बार या 3 बार नोट्स को रिवाइज कर लोगे तो सारे के सारे माइंड में ऐसे सेट हो जाएंगे, क्योंकि हर प्रश्न पत्र एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे थर्ड नाइट के बारे में हमने पढ़ लिया तो आपके बाल्य अवस्था में बाल विकास में ही थर्ड नाइट के बारे में पूछा गया, नहीं। आपका जो 802 है, 803 है, 804 है, 805 है, जो भी आपके सब्जेक्ट कोड जो मैंने बताए हैं, जो जो आपके अलग अलग विषय हैं, उन सभी में जो है आपको थर्ड नाइट देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने थर्ड नाइट पढ़ लिया तो यार सोचो कि थर्ड नाइट तो अब नहीं पढ़ना, क्योंकि अब आगे वाले क्वेश्चन पेपर में थर्ड नाइट के बारे में कुछ आएगा नहीं। तो हर चीज़ आएगी, हर परिभाषा जो है आपस कनेक्टेड है भैया, ध्यान रखना। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ। लास्ट ईयर बच्चों को समझाया था, बच्चे समझ गए थे, इसीलिए उनका रिजल्ट जो है 90 के आसपास रहा। हमारा ओवरऑल परसेंटेज रिजल्ट रहा था 90%, जो कि मैंने लास्ट ईयर डिक्लेयर कर दिया था। जैसे डीएलएड का रिजल्ट आया था, सभी बच्चों ने हमको कमेंट किए थे, सबसे ज़्यादा बच्चों ने हमें मैसेज किए थे, सर मेरा इतना परसेंट बना, इतना परसेंट बना, इतना परसेंट बना। तो उन बच्चों को इसलिए समझ में आया कि उन्होंने सुना था, और सुनाई दे रहा है तो आप भी सुन लीजिए। आप अभी से नोट्स को प्रिपेयर करिए, आप जो वीडियो देख रहे हैं उससे प्रिपेयर करिए, आप चाहें तो पीडीएफ लीजिए, लेकिन अभी से प्रिपेयर कर लीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपका जो है डेट एक्सटेंड हो चुका है, जो है इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं तो आपका डेट आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ना छोड़ दूं। पढ़ना छोड़ोगे पेपर बिगड़ जाएगा। पेपर जो है आपको दुखी कर देता है। डीएलएड के पेपर्स केवल आपसे बोलते हैं कि 2 महीने मेरे लिए पढ़ लो। डीएलएड के पेपर वाले बच्चे हैं ना, केवल 2 महीने पढ़ लेना बस, उसके बाद उनका 90%, 95%, 96% कहीं नहीं जाने वाला। हालांकि पहले रिजल्ट जो है 80 से कम रहता था, 80 से भी बहुत कम रहता था, ठीक है। लेकिन अब जो है रिजल्ट मैंने इंप्रूव कराया है लास्ट ईयर से बच्चों का, और बच्चों को अब ये ज्ञान होने लग गया है कि हाँ अब हमें किस तरह से लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या चीज़ समझनी है। तो वो सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है और रिजल्ट जो है अब इंप्रूव होने लगा। पहले रिजल्ट जो है बेकार आ रहा था पिछले साल के पिछले साल, क्योंकि उस समय हम जब वीडियोस देते थे तो हम वीडियोस ही देते थे, नोट्स नहीं देते थे। हमने पिछले साल से ही नोट्स आपको जो है उपलब्ध कराए हैं। बालक के विकास की, अच्छा यहाँ पर और देखिए, जो बालक कक्षा में विशेष योग्यता रखते हैं उनको प्रतिभाशाली कहते हैं। यह कथन किसका है? डीयूवी का है जी, जॉन डीयूवी का कथन है। बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू हो जाती है? जन्म से पूर्व ही विकास जो है उसका होने लगता है। विकास की प्रक्रिया कैसी है? तो जीवन प्रयत्न चलने वाली है, पूरी जीवन चलती रहती है। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 5 अवस्थाएं जो है मानी गई है। वंशाक्रम में निर्धारित तत्व निर्धारित होते हैं, तो जीन्स से जो है वंशाक्रम निर्धारित होते हैं। हमारे जीन्स जो है मानव के गुणसूत्र जिसको बोलते हैं। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है, कल लगभग लगभग 90% हो जाता है बाल्यावस्था में, शिष्यावस्था में नहीं, बाल्यावस्था में। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा बना दूंगा। यह कथन किसका था? वाटसन ने कहा था। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह जो है कौन सा वर्ष है? तो 14 वर्ष के बालकों में। यह मत किसका है? शिक्षक को अपने
कार्य के सफल संपादन के लिए व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक का ज्ञान होना चाहिए। तो ये मॉन्टेसरी का कथन है, ध्यान रखना है। ये जो कथन आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको, आप मेरे चैनल पे सारे पिछले 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2023 तक, यानी पिछले 5 वर्षों का जो है पेपर आपको मिलेगा। उसमें मैंने उत्तर भी बताए हैं। कहीं कोई त्रुटि होगी तो उसको कमेंट सेक्शन में सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि जब आपके क्वेश्चन पेपर्स जब बनते हैं तो बहुत सारे आंसर्स आपको बुक से मिलेंगे नहीं, वो हमारे नोट्स में मिल जाएंगे आपको। बुक से तो बहुत ही रेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है 5 साल के, आप जब पढ़ोगे तो आपको इस तरह के जो है बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। फिजिकल एंड कैरेक्टर पुस्तक के लेखक जो है थारनाइक है। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता। यह किस कारण होती है? तो अभिरुचि के कारण भाई होती है, क्योंकि उसकी रुचि क्या है उसके कारण होती है। संवेदात्मक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ चलने की प्रक्रिया को किस विद्वान ने जो है स्वीकार किया है? तो क्रो एंड क्रो ने किया है। खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल माना है? तो स्किनर तथा हैरीमैन ने, ठीक है। सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो 11 माह में जो है वो सामान्य बुद्धि जिसकी होती है वो बोलना सीख जाते हैं। कुपोषण का विस्तृत रूप जो है क्या कहलाता है? पोषण का विस्तृत विकृत रूप, सॉरी, पोषण का विकृत रूप जो है वो कुपोषण कहलाता है। और यहाँ पे पूछा गया है क्वाशिकर नामक रोग जो है उत्पन्न होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से बालकों में कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसको बोलते हैं बेरी बेरी रोग। अच्छा, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बी विटामिन की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत जो है वो आंवला है। विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग जो है उसको सूखा रोग कहते हैं। सूखा रोग पाया जाता है तो बालिकाओं में अधिकतर पाया जाता है। विटामिन ई की कमी से उत्पन्न रोग जो है वो नपुंसकता होती है। रक्त का थक्का न जमने का रोग किस विटामिन के अभाव से उत्पन्न होता है? तो विटामिन के अभाव से होता है। रक्त का थक्का जो है नहीं जमेगा, बहता जाएगा। जल हमारे शरीर में कितने प्रतिशत है? तो लगभग 70% है। दूषित जल पीने से उत्पन्न रोग कौन सा होता है? तो पीलिया और डायरिया हो जाता है। बंदूरा ने प्रमुख रूप से व्यक्तित्व सिद्धांत की संख्या जो है बताई है कितनी? 2 बताई है। बंदूरा ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पे किया था? तो बालकों पे किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है, बंदूरा के अधिगम सिद्धांत का प्रमुख साधन था तो वो थे फिल्म। ठीक है, सिखाने का उसका प्रमुख साधन था फिल्म। बंदूरा द्वारा प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत में फिल्म के भाग जो थे वो 3 भाग थे। बंदूरा ने प्रमुख रूप से अपने प्रयोग संबंधी क्रियाओं में किन तथ्यों को स्थान प्रदान किया? पुरस्कार और दंड का स्थान प्रदान किया। इसके बाद जो है सीखना संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है, यह कथन जो है थार्नाइक का है। थार्नाइक जो है मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के? अमेरिका के। अब आ जाइए, अब आपको और चीज बता देता हूँ, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन बनता है शारीरिक विकास की विशेषताएं क्या है? तो आप देखेंगे यहाँ पे उत्तर, ये जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उत्तर इसका। अब मैं आपको सारे अगर मैं पढ़ के बताऊं तो ये वीडियो बहुत लेंदी बनेगा, बहुत। अभी तो आप देख रहे हो कि थोड़े थोड़े ही प्रश्न जो मैंने पढ़ के बताए आपको समझाए हैं, उसमें ये वीडियो लेंदी हो चुका है। तो ये वीडियो बहुत लेंदी बनेगा। प्रश्नों की कमी नहीं है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ पे डाल दिए गए, उत्तर भी डाले गए हैं। शारीरिक विकास की विशेषताएं क्या है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो लिखना है आपको। हमने शॉर्ट्स में देखा था, अब देख रहे हैं हम जो है कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। इसके बाद जो है ये देखिए, इसमें वातावरण है, भोजन की गुणवत्ता है, ये जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। वंशाक्रम का प्रभाव भी होता है कि आपके वंश में जो है किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। सही नींद ना आना, ठीक है, सही। अब इसके बाद जो है आपकी सही व्याख्या, साथ ही साथ व्यायाम, ये सही सही चीज़ें जो है आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको समझ में आता है। इसके बाद जो है बालक को, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? 2 कारण आपको बताने हैं कि शिक्षक को ये इसकी क्यों आवश्यकता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ पे शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे बता सकते हो शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है। अभी अभी हमने बताया था। इसके बाद में जो है समायोजन क्या होता है? ठीक है, समायोजन का परिभाषा पूछ लेता है। तर्क से क्या तात्पर्य होता है, ये पूछता है आपसे क्वेश्चन। इसके बाद है सामाजिक विकास क्या होती है, इसकी परिभाषा पूछ लेता है आपसे। रुचि के भेद जो है आपको बताना है कि रुचि के कितने भेद होते हैं, इंटरेस्ट के। और बुद्धि परीक्षण जो है उसकी बात करें तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होती है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। और जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है इसमें व्यक्तिक परीक्षण है और सामूहिक परीक्षण है। अशाब्दिक परीक्षण जो है इसमें व्यक्तिक परीक्षण है और सामूहिक परीक्षण है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में कोई नहीं है इसका पार्ट।
नेक्स्ट जो है आपका अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं, तो अमूर्त बुद्धि की डेफिनेशन जो आपको समझा देनी है। लौह तत्वों की कमी से होने वाले रोग का नाम बताना है, तो ये रहा आपका आंसर एनीमिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सामाजिकरण की परिभाषा बतानी है, तो ये रहा, आप जो है दोनों में से कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हो। स्थूल गायात्मक विकास क्या है यह बताना है, स्थूल गायात्मक विकास की जो है डेफिनेशन आप बता सकते हैं इस तरह से। और सूक्ष्म गति कौशल से आप क्या समझते हैं ये बताएंगे, तो किस तरह से बताएंगे। समान प्रतिमान का सिद्धांत समझाइए, समान प्रतिमान का सिद्धांत जो है क्या कहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको, सूक्ष्म गति कौशल की दो विशेषताएं लिखिए, तो इसकी दो विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आत्म प्रेम से आप क्या समझते हैं ये बताइए, तो आत्म प्रेम क्या होता है, ठीक है, ये बताना है आपको। और शिक्षा में संयोग के क्या लाभ है, शिक्षा में संयोग के लाभ जो है आप बता सकते हैं। बाल श्रम क्या होता है, बाल श्रम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है उच्चारण दोष के कारण क्या हो सकते हैं, तो ये बहुत सारे कारण हैं, उनमें से आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, 6 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की शैक्षिक कार्यक्रम जो बताना है, 6 से 8 वर्ष के बालक होंगे उसके लिए हम किस तरह शिक्षा कर सकते हैं, ठीक है। और स्थूल गति कौशल की विशेषताएं लिखिए, तो इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है स्थूल गति कौशल की। और जो कि मैं बता चुका हूं, आप जो है अपने नोट्स ले सकते हैं इस माध्यम से जो यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं आपको। आगे जो है आपका शैक्षिक कार्यों में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर तो आप बता ही सकते हो, ये रहा इसका आंसर। शिक्षक के गुण आपसे पूछा जाता है कई बार, सफल शिक्षक के गुण बताइए, तो यहाँ पर जो है एक शिक्षक के गुण क्या क्या होते हैं ये आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें है आपका यहाँ पर 12 बहुत सारे गुण हैं, इसमें से कोई भी आप 8-10 गुण लिखोगे। अध्यापक के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं, अध्यापक के प्रमुख कार्य आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है विस्तार से समझाया गया है, आप ये सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। एक बार पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब आ जाइए और भी क्वेश्चंस जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में और उसके शिक्षक के बारे में कुछ भी पूछ ले तो आपको जो है पूरा नोट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, यहाँ पे देख रहे हो आप पूरा का पूरा आंसर लिखा गया है। आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको हमेशा जो है 8 से 10 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। शिक्षक के निर्देशन संबंधी कार्य और उत्तरदायित्व कौन कौन से होते हैं ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये आपको बताना होता है। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स, मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर पॉइंट वाइज दिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब जो है कक्षा अध्यापक के निर्देशक संबंधी कार्य जो है, एक तो शिक्षक के कार्य की बात अलग होती है, कक्षा अध्यापक जो क्लास टीचर है उसके कार्य जो है वो क्या होंगे वो आपको बताना है। किशोर अपराध की जो विशेषताएं हैं वो पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन में, किशोर अपराध की विशेषताएं लिखिए, तो आप जो है यहाँ पे आंसर बता सकते हैं, ठीक है। गीजू भाई के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर है। हाथों से संबंधित गायात्मक विकास को समझाना है, तो वो कौन से होते हैं। सकल गायात्मक विकास क्या है ये आपको बताना है। शिक्षा में समावेशन से क्या अर्थ है, साक्षात्कार या इंटरव्यू क्या है, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र को समझाना है। इस तरह से विकास में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करना है कि क्या परिवर्तन होते हैं। और भी प्रश्न हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे हैं। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है उसके बारे में पूछा जाता है। आप पिछले साल के प्रश्न पत्र उठाइएगा तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनके उत्तर आप कहीं भी किसी चीज़ में आप जो सर्च करते हैं अपनी बुक्स वगैरह में तो जल्दी से मिलते नहीं हैं, और मिलते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। यहाँ पे जो क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं ये बहुत ही सटीक दिए गए हैं, पॉइंट वाइज दिए गए हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं कौन कौन से हो सकते हैं उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। वंशोक्रम है, शारीरिक तथा मानसिक विकास है, संवेदनात्मक विकास है, परिवार है, ठीक है, आर्थिक स्थिति है, समाज भी है, सोसाइटी भी है, विद्यालय भी है, अध्यापक भी है। और अगर हम बात करें आगे प्रश्नों की तो वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखोगे जैसे विकास परिवर्तन की वो श्रृंखला की वो अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। यह परिभाषा किसकी है, तो मुनरो ने यह परिभाषा दी है। बाल विकास का अर्थ जो है वो क्या होता है, तो बाल विकास का अर्थ होने में बच्चे का विकास का अर्थ होता है अभिवृद्धि। किशोरावस्था आरंभ जब होती है तो उस आयु को कहते हैं 12 वर्ष की आयु से, ठीक है। बालक का विकास कब प्रारंभ हो जाता है, तो गर्भावस्था से ही हो जाता है, गर्भ में ही उसका विकास होने लगता है। खाली स्थानों की बात करें तो खाली स्थान की अवधि 12 से 18 वर्ष तक होती है, तो किशोरावस्था की अवधि जो है आपकी 12 से 18 वर्ष तक होती है।
5 से 12 वर्ष की आयु को खालिस्तान कहते हैं, तो हम इस आयु को जो है बाल्यावस्था कहते हैं। सामान्य पुरुष में क्रोमोसोम की संख्या जो है कितनी होती है, वो 46 यानी कि 46 होती है। क्रोमोसोम या फिर यहाँ पे जीन लिख दे तो भी आपको ध्यान रखना है। बालकों के विद्रोह की भावना खालिस्तान में सर्वाधिक प्रबल होती है, तो किशोरावस्था में जो है विद्रोह की भावना सबसे ज़्यादा प्रबल हो जाती है। शिशु अवस्था में बालक का शारीरिक खालिस्तान विकास जो सर्वाधिक होता है, तो शिशु अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सबसे अधिक होता है। इसमें आगे है, जन्म के समय बालक का भार जो है कितना होता है, तो 7 से 8 पाउंड जो मैंने अभी बताया था। मानवतावादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो मैस्लो ने प्रस्तुत किया था। बालक के विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं, तो शिष्यावस्था है 3 वर्ष तक जो है, बाल्यावस्था है 3 से 12 वर्ष और किशोरावस्था है 12 से 18 वर्ष। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के 2 महत्व आपको बताने हैं, तो राष्ट्र का विकास होता है, शिक्षा का स्तर बढ़ता है, सामाजिक समानता बढ़ती है। इरिक्सन के मनोसामाजिक विज्ञान सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, तो इसमें जो है विश्वास विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम लज्जा और शंका, और पहल बनाम दोष, और परिश्रम बनाम हीनता, ये जो है आप बता सकते हैं। बाकी और भी लिख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको नोट्स दिखाया था उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। तो यहाँ पर तो मैंने शॉर्ट्स में बताए। यहाँ पर देखिए, किशोरावस्था की विशेषताएं लिखिए, तो मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, व्यवहारिक भिन्नता होती है, रुचियों में परिवर्तन होता है, स्थिरता होती है, और घनिष्ठता और मित्रता बढ़ती है। तो ये इसकी भी विशेषताएं मैंने अभी अभी आपको स्टार्टिंग में वीडियो को बता दिया था। शिष्यावस्था की विशेषताएं मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पूरा डिस्क्राइब कर दिया था। पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत जो है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। विकास का अर्थ और विकास की अवस्था बताइए, तो विकास का अर्थ क्या होता है, विकास की अवस्था क्या होती है, हमने ये भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप पूरा का पूरा। ठीक है, विकास की अवस्था जो है गर्भावस्था, जिसको प्री नेटल पीरियड कहा जाएगा, शैशवावस्था इन्फेंसिटी कहा जाएगा, बाल्यावस्था चाइल्डहुड कहा जाएगा, किशोरावस्था एडोलसेंस कहा जाएगा, एडल्टहुड जो है प्रौढ़ावस्था हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है, जो कि परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं। यह परिभाषा किसने दी, तो हार्लाक की परिभाषा है। हम शिक्षा द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। थॉमसन का यह कथन संबंधित किससे है, आनुवांशिकता से है। प्रकृति शुद्ध जाति को आगे बढ़ाती है, इस सिद्धांत का जनक कौन है, तो मेंडल जो है इसके जनक है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिक महत्वपूर्ण है, क्या है वो, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन। व्यक्ति जो भी बनना चाहता है वह शिशु अवस्था में बन जाता है, यह कथन किसका है, तो ये फ्राइड का है। अभी अभी मैंने आपको बताया था। किशोरावस्था तीव्र दबाव एवं तनाव, तूफान और विरोध काल का काल है, यह कथन किसका है, तो स्टेनले हॉल का कथन है ये। मानवतावादी सिद्धांत का किसने प्रस्तुत किया था, तो मैस्लो ने किया था इस सिद्धांत को प्रस्तुत। इसके बाद जो है, बालक के जन्म में कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका स्थान है, यह कथन किसका है, तो यह है एडलर का कथन। नेक्स्ट जो है, बालक परिवार के सदस्यों को कितने माह की आयु में पहचानने लगता है, तो 4 माह की आयु में सभी सदस्यों को पहचानने लगता है। पियाजे के अनुसार औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है, तो 11 से 15 वर्ष की है। इसके बाद जो है नेक्स्ट, जो इसमें पूछा गया आपसे, बाल विकास में बुद्धि तत्व के प्रभाव का अध्ययन किसने किया, तो टर्मन ने किया था। अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो यहाँ पर जो है रॉबर्ट रिचर्डसन थे। इसके बाद जो है, शिशु मना करने पर भी अग्नि को स्पर्श कर लेता है, क्योंकि जो है उसको जिज्ञासा होती है, प्रकाश की ओर जो है जिज्ञासा की वजह से जो है शिशु जो है उस अग्नि को टच कर लेता है। बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं, सुख और दुख के जो है प्रभावशाली हो जाते हैं बाल्यावस्था में, शिष्यावस्था में नहीं बोल रहा है। इसी तरह से आगे जो है आपके खाली स्थानों जो हैं, जो यहाँ पे देख रहे हो आप, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दिए हुए हैं। और भी जो क्वेश्चंस है आपके सामने हैं, 37 नंबर, 38 नंबर, देन 39, 40, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अब आ जाइए, जो ये क्वेश्चंस आपने देखा है, ये सारे क्वेश्चंस को मैंने अभी-अभी आपको करवाया था। इसके बाद में आपसे पूछा गया है, शारीरिक विकास का मुख्य संबंध है वो नैतिक विकास से है। शिशु अवस्था में कौन-सा विकास जो सर्वाधिक होता है, शारीरिक विकास सबसे अधिक होता है। शिशु के व्यवहार का आधार जो है संवेग माना जाता है। बालक की जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए, वो शांत होनी चाहिए। उसके जानने की जो प्रवृत्ति है उसको क्या होनी चाहिए, शांत करनी चाहिए। शिशु क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगता है, तो 6 महीने में जो है ये करने लगता है। सबसे अच्छा मनोरंजन का साधन जो है धार्मिक साहित्य है। इस तरह से फिर कुछ खालिस्तान है, बच्चे सबसे पहले जो है मातृभाषा सीखते हैं। इस तरह से जो है आप बता सकते हैं। वाणी दोष के कारण क्या हैं, हकलाने के कारण क्या हैं, ये सारे आगे क्वेश्चंस का आंसर हैं इसमें। संवेग का अर्थ बताना है, कुपोषण से आप क्या समझते हैं, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, बचपन अवस्था में कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं इनके सारे आंसर्स हैं। अभी ये बहुत जो है आंसर्स बचे हुए हैं, यहाँ पर सारे आंसर्स देख रहे हो आप, खाली स्थान वाले हैं और जो है एक वाक्य वाले हैं, बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, सब कुछ आंसर्स आपको दे रखा है। दमग्धता क्या है, पुरस्कार के प्रकार बताने हैं आपको, खेलों की परिभाषा देनी है,
सहयोग के कारण लिखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे नोट्स में उपलब्ध हैं। तो आप जो है ये नोट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी वीडियो में मैंने आपको सारा का सारा दिखा दिया कि ये वीडियो में क्या-क्या है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी करिए, बेहतरीन रिज़ल्ट जो है आप प्राप्त कर पाएँगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।